जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? ऑल वेल सर, ऑल वेल। चलिए अध्याय 25 हम समाप्त कर चुके हैं सीआरपीसी का इन लास्ट क्लास, और आज अध्याय 26 शुरू कर रहे हैं हम। कुल कितने अध्याय हैं सीआरपीसी में, कल्पना? सर 37। 37 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? सर 484 है। वेरी गुड। इतना नहीं माइक ऑफ कर दे, फिर चालू करते चलिए। नहीं, ठीक है ठीक है। आप तो इस क्लास के सबसे यूजुअल और लगन वाले कैंडिडेट हो। आपको तो सारी चीज टिप्स पे होनी चाहिए। चलो हमारे पास तो ऐसा है कि हमें तो कोर्ट का काम, ये वो फैमिली भी देखनी पड़ती है। आप तो पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, आपको तो अप टू डेट होना चाहिए। क्यों सर? नहीं, अप टू डेट है भी। जी जी। कल्पना अच्छे जवाब देती है। कल्पना अब अच्छी पकड़ भी कल्पना की हो रही है। डायरेक्ट ऐसी बात नहीं है पहले क्योंकि से। हम लोग अब दो ही तो स्टूडेंट बचे हैं इस टाइम। हाँ सर, इनो क्यों नहीं आ रही? एनू पता नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। एनू भी, अमित भी, और कई लोग। कोई बात नहीं, जो आए उसका स्वागत है। वो हो सकता है जी कहीं सर। छुट्टी वुट्टियों में इधर उधर कहीं गई हो। चलिए, हमारा उद्देश्य तो यहाँ कानून पढ़ने पढ़ाने का है ना। तो धारा 340 बड़ी इम्पोर्टेंट धारा है, और बहुत बार ये चर्चाओं में रहती है न्यायालय की प्रक्रियाओं में। धारा 340, 344, है ना मुगल आजम? आजकल तो सर बहुत ज्यादा चर्चा हो ना पॉक्सो की वजह से। हाँ, हॉस्टाइल होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्टाइल मोस्टली सेशन ट्रायल अगर जितने भी हैं, वहाँ अगर बात समझौते की आती है तो फिर समझौता वहाँ कंपाउंडेबल तो वो है नहीं, जो वहाँ मामले हाँ हैं, सर बिल्कुल। है ना। तो 320 तो वहाँ अप्लाई नहीं एक्चुअली में होती, सर, है ना। जजेस क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कंप्लेनेंट अगर मान ले मेजर है अपोक्सो में भी विक्टिम को छोड़ेंगे। वो जो भी उसकी गार्डियन होगी हम्म। या जो भी एफआईआर करता होगा या विक्टिम का जो भी गार्डियन होगा उसके खिलाफ 340 की हमारे यहाँ तो कॉग्निजेंस लेते ही लेते हैं। चाहे उस पर 1,000 रुपए फाइन करें, चाहे 500 रुपए फाइन करें, ये सेकेंडरी मैटर है। नहीं, लेकिन उनको इसमें जुर्माना ही 500 रुपये का है, 500 से ज़्यादा है ही नहीं, है ना। नहीं, कहने का मतलब मेरा सर ये है कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है 182 कार्रवाई कर देते हैं। 182 की कार्रवाई तो वो विवेचक के विचाराधीन वाला मामला। हाँ, हाँ वो विवेचक का विचाराधीन वाला होता है सर। हाँ जैसे 100 उसमें हाँ 164 की स्टेटमेंट में आके हॉस्टाइल हो गई, पहले हाँ आपने एफआईआर करा दी उन्होंने, और फिर हाँ। 164 में आके वो हॉस्टाइल हो गई, हम्म। तो फिर उसके खिलाफ 182 का कलंदर देंगे ही देंगे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल प्रक्रिया एक सेट कर रखी है हाँ ऑफिसर्स ने। हाँ। नहीं, एक्चुअली वो स्टार्ट 182 की कार्रवाई में भी चूंकि वो खुद जो विवेचक है उसको वहाँ परिवादी बनना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे यहाँ 182 की कार्रवाई को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में 182 कार्रवाई संस्थित की जाती है। अदरवाइज पुलिस के पास इतने काम है कि वो एक गले में और पट्टा डाल लें उसका, बोले कि 182 में वहाँ बयानों पे भी जाना है, तारीख पे भी जाना है सर ना। देखो क्या होता है कि हालात के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। हम्म गुड़गांव के अंदर मतलब डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्री से लोग आके हम्म यहाँ पे एक्सटोर्शन के लिए हम्म वो मुकदमा जो दर्ज कराते हैं ना, मेन बात ये है। तो ये हम्म। गुड़गांव आपको पता है कि एक ऐसा सिटी है कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर से लोग मिल जाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कमिश्नर ने आदेश दे रखा है। हम्म। चलिए देखते हैं 340 क्या कहता है। 340 कह रहा है प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195। धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। धारा 195 हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमारा कोग्निजेंस वाला जो चैप्टर था, जिसमें संज्ञान के बारे में बात बताई गई थी कि कौन कौन किन किन मामलों में किसको राइट है मुकदमा संस्थित करने का। तो वहाँ 195 का जिक्र आया था शुरू में। तो वो कह रहा है 340 बात कर रही है कि उस धारा में जो बात बताई गई है उससे संबंधित जो मामले हैं उनकी प्रक्रिया कैसे होगी कोर्ट में,
ये 340 बता रहा है। देखते हैं क्या कहती है इसकी बॉडी। ये कह रहे व्हेन अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ और अदरवाइज एनी कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज एक्सपीडियंट in the interest of justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause B of subsection 1 of section 195 which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that court or as the case may be in respect of document produced or given in evidence in a proceeding in that court, such court may, after such preliminary inquiry, if any, as it thinks necessary. अब इसके ए बी सी डी ई करके पार्ट है। पहले इसका उपधारा एक पढ़ देते हैं क्या कहता है, हिंदी वर्जन देख लेते हैं इसका। कह रहा कि जब किसी न्यायालय की उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, ठीक है, इस बाबत आवेदन भी आ सकता है और अदरवाइज भी कोर्ट इसमें जो है कार्रवाई, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा 1 के खंड 6 में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्रवाई में या उसके संबंध में अथवा न्यायालय की कार्रवाई में पेश की गई या साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है जांच की जानी चाहिए, तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि कोई हो जैसी वह आवश्यक समझे ए रिकॉर्ड फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट, उस भाव का एक निष्कर्ष लिखित करेगा। कौन से भाव का? कि भाई इस संबंध में जो 195 के खंड की उपधारा 1 के खंड 6 में जो बताए गए अपराध हैं उनमें से कोई अपराध यहाँ कोर्ट की कार्रवाई में किया जा रहा है तो उस बाबत एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा न्यायालय या मजिस्ट्रेट जो भी होगा। ठीक है। बी पार्ट कह रहा मेक ए कंप्लेंट देयर ऑफ इन राइटिंग, उसका लिखित में परिवाद कर सकता है। ठीक है। सी कह रहा है सेंड इट टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिस्डिक्शन, और उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज सकता है। आगे कह रहा है टेक सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर सच मजिस्ट्रेट, और इफ द अलेज्ड ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एंड द कोर्ट थिंक्स इट necessary to do send the accused in custody to such magistrate। और ये कह रहा कि ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है, वहीं से उसे सिक्योरिटी ले लेगा भाई वहाँ जाके आप अपीयर हो जाओ। अथवा यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है। और ई कह रहा है बाइंड ओवर एनी पर्सन टू अपीयर एंड गिव एविडेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट, और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को भी आबद्ध कर सकता है। तो ये ए बी सी डी करके 5 यहाँ बिंदु हैं उपधारा 1 में। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कल्पना, कुछ समझ ना आया हो? नहीं सर। क्या नहीं समझ नहीं आया कि दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। हाँ, चलिए उपधारा 2 देखते हैं। ये कह रहे द पावर कन्फर्ड ऑन ए कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस मे इन एनी केस वेयर दैट कोर्ट हैज नीदर मेड ए कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 in respect of that offense nor rejected an application for the making of such complaint be exercised by the court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 195। ये कह रहा है कि किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय के उपधारा 1 के अधीन इस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। ये क्या समझ आई बात? ये क्या कह रहा है भाई?
मुगल आजम। उपधारा 2 क्या कह रही है भाई, कुछ समझ आया? सर मुझे जो समझ में आया वो ये हम्म है हम्म कि इस जो हम्म कोर्ट है वो अपने को शक्ति का भी प्रयोग कर सकता, वो भी प्रयोग कर सकता है जिसके अधीन वो परिवाद ना किया गया हो। हम्म देखिए, दोबारा समझने का ठीक है, और प्रयास करो। उसके लिए कोई मतलब ये कह रहा है किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। अब धारा 195 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, धारा 195 की उपधारा 4 देखो एक बार, वहां क्या कह रहा है, देखिए एक बार जरा। सर इसमें तो सिविल न्यायालय बताया है। क्या पढ़ के बताओ एक इसमें बार। सर ये है हम्म धारा उपधारा 4 हम्म उपधारा 4 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए कोई न्यायालय हम्म उस न्यायालय के जिसमें ऐसे पूर्व कथित न्यायालय की अपीलनीय डिग्रियों या दंडादेशों की साधारणतः अपील होती है अधीनस्थ समझा जाएगा, या ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिग्रियों की साधारणतः कोई अपील नहीं होती है उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा जिसकी स्थानीय न्यायालय स्थित है। इसका मतलब तो होगा सिविल जज सिविल डिवीजन हो गया, मैं तो सर अपील एक तो हो गया अपीलेट कोर्ट और एक हो गया सिविल जज सीनियर डिवीजन। देखिए, यहाँ उपधारा 2 ये कह रही है कि अगर वो न्यायालय जिस न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला आया है ना, ना तो उसने कंप्लेंट की है ना, और ना ही ऐसे आवेदन को रिजेक्ट किया है, तो मामला अभी बिल्कुल अधर में लटका हुआ है ना तो उसने कंप्लेंट ही की है और ना ही रिजेक्शन ही कोई दिया है। यही तो कह रही उपधारा 2। एक बार फिर पढ़ते हैं इंग्लिश वर्जन। ये कह रहा द पावर कन्फर्ड ऑन ए कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस मे in any case where the court has neither made a complaint under subsection 1 in respect of that offense nor rejected an application for the making of such complaint be exercised by court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 195। तो इसका मतलब क्या है कि जिस न्यायालय के वो अधीनस्थ है वो न्यायालय भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। स्पेशली सर इसमें दिया हुआ है 195 का सबसेक्शन 4। इसमें इसका मतलब तो ये है कि ये सिर्फ जो हमारे सिविल सूट्स हैं हाँ, ये उनके रिगार्डिंग है। नहीं, 195 की उपधारा 4 एक बार देख लेते हैं, उपधारा 4 क्या कह रही है, दोबारा उस पर नजर मारते हैं। सर देखो मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ता हूँ इसका। हाँ, 195 का 4 हाँ फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1। अब क्लॉज बी का सबसेक्शन 1 देखते हैं इसका। क्लॉज बी का सबसेक्शन 1 ये इसमें लिखा हुआ है ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईपीसी अंडर सेक्शन 193 to 196 199 200 205 to 211। हाँ, वो सब धाराएं दी हुई है। जी सर। तो बी कमिटेड इन और इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। ये सब क्लोज 1 ये कह रहा है कि सर देखो इनमें क्या है, जैसे कोई भी चाहे सिविल सूट हो चाहे क्रिमिनल केस हो, किसी भी केस में कोई भी कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य देना, कोई कंसीलमेंट करना या किसी भी सबूत को छिपाना या वो है जैसे 201 में लगाते हैं हम, जैसे कोई चोरी की और चोरी की चीज को छुपा दिया या रिमूव कर दिया, वो सेक्शन 200 में उसकी डेफिनेशन है, 201 में वो है। तो इसके साथ साथ इसमें ऐसा भी है अगर कोई ये सिविल उसमें भी होता है, सिविल केसों में भी होता है क्या सिविल जो कोर्ट डिग्री करता है या कोई भी ऐसा सिविल अपील है उसमें भी अगर कोई ऐसा करेगा तो उसमें 190 जो ये हमारे सेक्शन धारा 2 कह रही है, इसलिए 195 का सेक्शन 4 लागू होगा। इसमें 190 जो 4 में जो दर्शाया गया है उसके साथ साथ हमें जो 195 बी का 1 है वो भी पढ़ना पड़ेगा इसके साथ में। बिल्कुल।
देखिए जो 4 कह रहा है 195 का 4 कह रहा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, वो क्लॉज बी में सबसेक्शन 1 में वो जब वो अपराध दिए हुए हैं सब, है ना। अ कोर्ट शैल बी जी सर। डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द अपीलेबल डिक्रीज और सेंटेंसेस ऑफ सच फॉर्मर कोर्ट। देखिए अधीनस्थ आप किसके हैं, आप उसके अधीनस्थ माने जाएंगे जिसके समक्ष आपके द्वारा पारित डिक्री को, आपके द्वारा पारित दंडादेश को चैलेंज किया जा सके। अपीलेबल, अपीलेट कोर्ट जो आपकी होगी, आप उसके सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। यही है ना, सीधी सीधी बात। जैसे जैसे हम मान लो किसी सिविल का, जैसे सिविल जज ने कोई ऑर्डर पारित कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट जज के वहां चले गए। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम डिस्ट्रिक्ट जज के अधीनस्थ है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जज अपीलेट कोर्ट होगी। तो ये जो यहाँ उपधारा की 2 कह रही है 340 की, ये कह रही है कि किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है, वो जो कोर्ट है वो ना तो परिवाद कर रहा है और ना ही ऐसे परिवाद किए जाने के आवेदन को नामंजूर ही किया है। कोई आवेदन आया, आवेदन को भी उसने जो है वो अभी रिजेक्ट भी नहीं किया है उसको, ठीक है। तो उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा 4 के अधीन अधीनस्थ है। मान लीजिए वो कोर्ट नहीं कोई कार्य, अपीलेट कोर्ट होगी ना। हाँ, तो वो अपीलेट कोर्ट भी यहाँ 340 की एक्सरसाइज कर सकता है पावर। मतलब आप नहीं करना चाह रहे हैं तो वो कोर्ट जिसके आप सबऑर्डिनेट हैं, उपधारा 2 जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे यही समझ आ रहा है कि ये इसी भाव को दर्शित कर रहा है कि यदि उपधारा 1 के अधीन कन्फर्ड पावर का इस्तेमाल वो न्यायालय नहीं कर रहा है जिसके समक्ष वैसा अपराध हुआ है, तो फिर उस पावर को उपधारा 2 में जो उसकी जिसके अधीनस्थ वो कोर्ट है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है। एक बार पढ़ के देखो इसे मुगल आजम, एक बार फिर पढ़ो जरा 2 को। उपधारा 340 की उपधारा 2 एक बार पढ़िए जरा। किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ही ऐसे परिवाद के लिए किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। हो गया क्लियर? तो इसमें सर ये है कि बिल्कुल सर, अब ये इसलिए क्लियर हो गया ना कि जब तक कोई मतलब ना तो उसको रिजेक्ट किया गया है, हाँ ठीक है ना, तो इसको जो हाँ उपधारा 2 को जब पढ़ेंगे यहाँ कोमा पे आप छोड़ देंगे और कोमा के बाद फिर उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। इसका मतलब इसमें हम सेक्शन 4 इसके साथ जोड़ के सेक्शन 4 एक बार और पढ़ लेते हैं। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी हमने पढ़ लिया जो उसमें सेक्शन उसमें सेक्शन बताए गए हैं। हाँ जी, ए कोर्ट shall be deemed to be subordinate court to which appeals ordinarily lie from the appealable degrees or sentences of such former court or in the case of civil court from whose degrees no appeal ordinarily lies to the principal court having jurisdiction ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन विद इन द हुज लोकल जुडिक्शन। इसका मतलब ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर सिविल कोर्ट है और उसमें कोई डिग्री की अपील सामान्यता लाई नहीं करती, तो जो प्रिंसिपल कोर्ट है हैविंग जुडिक्शन ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन रखती है, जैसे सिविल जूनियर सीनियर डिवीजन, जो मैं समझ पा रहा हूँ सर, विद इन हुज लोकल जुडिक्शन सच सिविल की कोर्ट इज सिचुएटेड, उसमें ये कवर होता है। अगर सिविल का मामला है और अगर जहां अपील सामान्यता लाई नहीं करती तो वहां सिविल जज सीनियर डिवीजन की वो बनती है, अधिकारिता बनती है, और बाकी क्रिमिनल में जो अपीलेट कोर्ट है उसकी बनती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि यदि वो न्यायालय जिस न्यायालय के समक्ष 195 में बताए गए अपराध हो रहे हैं
और वो न्यायालय किसी वजह से ना तो अपने उस पावर का जो 340 की उपधारा 1 में उसे प्रदान की गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, या फिर उसने कंप्लेंट फाइल नहीं किया है, और उसने जो आवेदन इस बाबत किया हुआ है उस आवेदन को भी रिजेक्ट नहीं किया है, तो वैसी अवस्था में वो न्यायालय जिसके वो अधीनस्थ है वो भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इज दैट मोटी क्लियर? मोटी सी बात है, कल्पना मैं आपको देसी में मैं बताऊं देसी भाषा में। जी। अगर मैटर क्रिमिनल का है, हाँ। अगर मैटर क्रिमिनल का है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज के अंडर में आएंगे। अगर मामला सिविल का है, अगर साधारणतः जिस मैटर में सिविल अपील लाई नहीं करती वहां अपील, तो हम सिविल जज सीनियर डिवीजन के अंडर में आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। बिल्कुल 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 ठीक है सर, बिल्कुल। ओके। उपधारा 3 कह रही है इसकी, अ कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी साइंड ए वेयर द कोर्ट मेकिंग द कंप्लेंट इज ए हाई कोर्ट बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में अपॉइंट। ये कह रहा है इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर कौन करेगा? जहाँ परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहाँ उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे। और बी पार्ट कह रहा है इन एनी अदर केस बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट or by such officer of the court as court may authorize in writing in this behalf। तो उपधारा 3 कह रही है कि यदि हाई कोर्ट इस प्रकार की कोई कार्रवाई कर रहा है तो हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किया गया कोई अधिकारी वैसे परिवाद को हस्ताक्षरित करेगा। और बी पार्ट कह रहा है कि अदर मामलों में हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य मामले हैं उनमें या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद साइन करेगा या इस बाबत वो किसी को ऑथराइज कर देगा, तो वो ऑथराइज व्यक्ति साइन करेगा। ठीक है ना, उसके लिए उसको जो है इन राइटिंग ऑथराइज करना पड़ेगा किसी को। ठीक है, बिल्कुल सर। कोर्ट का जो पेशकार होता है, रीडर होता है, वही कंप्लेंट भेजता है। बस वो उन्हीं को कहते हैं। वो जज साहब क्यों पंगे में पड़ेंगे, है ना। पता लगा कि जज साहब का तबादला हो गया सहारनपुर से जो है वो ललितपुर, तो अब एविडेंस देने के लिए कौन आएगा? क्योंकि हमने सर एक में इससे संबंधित है, जैसा किसी अक्यूज को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, जब किसी को प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित करते हैं, जब भगोड़ा घोषित करते हैं, तो हमारे यहाँ 174 ए की एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में थाने को इंटीमेशन करती है कोर्ट। बिल्कुल। तो जो इंटीमेशन होती है सारा ऑर्डर करने के बाद है कि hereby declared proclaimed offender or an intimation in this regard sent to the concerned police station for registration of the FIR and SHO directed to submit the compliance report on such and such day। तो जब नीचे वो जो होता है, जो इंटीमेशन रिपोर्ट होती है, ऑर्डर कॉपी होती है, वो एक इंटीमेशन के ऊपर लिखा होता है कि राज्य द्वारा में जो कंप्लेंट होता है रीडर ऑफ द कोर्ट, जो रीडर होता है जस्ट लाइक ये उस पे लाई करता है सारी चीजें। बस वो हाँ, वो राइटिंग में जिसका भी नाम वहाँ ऑथराइज कर दिया जाए वही उसमें जो है वो परिवादी हो जाएगा। और इसकी सबसेक्शन 4 कह रही है कि इन दिस सेक्शन कोर्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 195। न्यायालय का यहाँ वही अर्थ होगा जो 195 में बताया गया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? 195 में फिर न्यायालय पढ़ना पड़ेगा। 195 में तो सर ये कि जिस न्यायालय में वो मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, हाँ वो, या फिर उससे उसकी अपीलेट अथॉरिटी, यस, या अपीलेट अथॉरिटी जो सबसेक्शन 4 में हाँ वो नहीं कर रहा है तो फिर अपीलेट अथॉरिटी करेगी। जी। चलिए, अब 341 बात करता है अपील की। अपील किस बाबत? अपील इस बाबत, any person on whose application any court other than a high court has refused to make a complaint under subsection 1 or subsection 2 of the section 340 or against whom such a complaint has been made by such court may appeal to the court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 195, and the superior court may thereupon, after notice to the parties concerned, direct the withdrawal of the complaint or, as the case may be, making of the complaint which such former court might have made under section 340, and if it makes such complaint the provisions of that section shall apply accordingly। अब अपील किस बात की हो रही है 341 में?
ये कह रहा कि कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने धारा 340 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया है, तो जिसने इनकार, जब इनकार होगा तो आवेदन करने वाला एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगा, या जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है उस न्यायालय में अपील कर सकता है। तो अपील कौन करेगा भाई? एग्रीव्ड पार्टी ही तो अपील में जाती है। मान लीजिए मेरा आवेदन खारिज हो गया तो मैं एग्रीव्ड हो गया, मेरे खिलाफ 340 का परिवाद दाखिल कर दिया तो मैं वो एग्रीव्ड हो गया दूसरा बंदा। तो जो एग्रीव्ड है वो 341 में अपील कर सकता है। कहाँ? उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय द्वारा 195 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है, और तब वरिष्ठ न्यायालय संबंध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात यथास्थिति उस परिवाद को वापस लेने का या वह परिवाद करने का जिसे ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 340 के अधीन कर सकता था निर्देश दे सकेगा, और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। तो 341 अपील की बात करता है भाई। 340 में जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगा वो 341 में उस न्यायालय के अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। जी अब बताइए मुगल आजम क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे सपोज करो हमने कोई एप्लीकेशन मूव की, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंप्लेनेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है 340 की एप्लीकेशन, वो डिसमिस हो गई, और मेरा जो मेन चीज है जैसे 340 में सपोज करो कि एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई प्रोसिक्यूशन की, तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, मान लो सेशन कोर्ट ने की है, सेशन ट्रायल है कोई, तो हाई कोर्ट जाएंगे, अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट हो गई। मान लो एक्यूज को अगर सम्मन कर दिया तो एक्यूज का जो सम्मनिंग किया उसकी भी हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट हो गई। हाँ निश्चित रूप से, जाहिर सी बात है। हाँ। मेरा जो सवाल था सर प्रैक्टिकल पूछने का ये था कि गवाह जो यहाँ इस केस के अंदर एक्यूज होगा वो मेन केस के अंदर या तो विटनेस होगा या कंप्लेनेंट होगा या विक्टिम होगा, वन ऑफ देम। तो वो होस्टाइल हो गया, इन राइटिंग उसने अपने खिलाफ सबूत दे दिए, क्या कोर्ट किस ग्राउंड के ऊपर 340 की एप्लीकेशन खारिज कर सकती है? और मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर, ये मेरा प्रैक्टिकल सवाल है। आई वांट टू मतलब इनको डिफेंस में लेने वालों, मेरे सामने कोई ट्रायल आया अगर उसमें ऐसा हो गया तो व्हाट इज माय डिफेंस? देखिए 340 की पहली बात तो नॉर्मली आदमी जिसके खिलाफ 340 का नोटिस किया जाता है वो सामान्यतः ये सोचता है कि यार 500 रुपये का जुर्माना है, दे के बगल करो, पीछा छुड़ाओ अपना, है ना। और फिर अगर उसको चैलेंज करता है तो चैलेंज करने का तो फिर उसका यही मुद्दा है कि भाई मेरे द्वारा जो ये बयान दिया गया है न्यायालय में यही सही बयान है, बाकी जो मेरे बयान दरोगा जी ने लिखे हैं या जहाँ भी मेरे बयान और कहीं हैं तो वो बयान जो है वो सब मेरे जो है मेरे स्वतंत्र सहमति वाले बयान नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दरोगा जी ने अपनी मर्जी से ही बयान लिखे होते हैं गवाहों के, ऐसा भी होता है ना। 161 हाँ 161 तो उनके हाथ में कलम है और कागज है, कागज कलम दबात ले ला लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, ऐसा कुछ गाना है ना एक। कपड़ा को पता होगा जी हमारे गानों की उम्र नहीं। नहीं गानों की कोई उम्र थोड़ी होती है यार, है नहीं। ठीक है लेकिन वो ना क्या है यंग जनरेशन ज्यादा ध्यान देती है ना सर इनमें। हाँ नहीं हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान दिया करो भाई, हम तो देखो आप लोगों से बड़े ही हैं लेकिन हम आज भी पूरे गाने सुनने के, गानों पे रील बनाने के, आप मेरा फेसबुक अकाउंट देखिए आपको एक से एक रील मिलेगी हमारी। हाँ सर देखे हैं सर, वो सुनती हो वाला जरूर देखा था 2-3 बार। कौन सा? वो आपने नहीं वो वीडियो बनाई थी, अरे सुनती हो। अरे मस्त रहो यार, है ना। यहाँ एक्चुअली हमारा जो बिल्कुल सर मैं जो आपकी सबसे बड़ी हैबिट है ना सर, मैं इसी से इम्प्रेस हूँ। हाँ देखो कोई भी सिचुएशन हो बिंदास हो। कानून की दुनिया जो है ना वो बड़ी रूखी सी है ना। अगर हम अपना स्वभाव भी रूखा सा बना लें तो बड़ा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी खुशी के पल मिले, हाँ जो भी खुशी के पल मिले उन्हें एंजॉय करो। हाँ
देखो सर, मेरा अपना ये है कि क्योंकि वकालत के अंदर ना स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। आप ये मान लो मुश्किल से 4 से 5 घंटे मिल पाते हैं सोने के लिए। मैं आपको अपनी बता देता हूँ सर, जो ये मैं टाइम आपको दे रहा हूँ ना और आपका टाइम ले रहा हूँ सर, ये समझ लो ये निकालना पड़ता है। अभी भी मेरी बेटी, दोनों बेटियां, मेरे दोनों बेटे मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथ। ये एक बार आपको दिखा भी दूं। हेलो मेरी बेटी है अभी उसमें जाती है। हेलो बेटा, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मेरा इनसे बड़े वाला बेटा है, 3 नंबर का। अभी तो कानून का ज्ञान आपके साथ ही ले रहे हैं, है नहीं? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, अभी तो घर पे काम चल रहा है इनको जी पढ़ने के लिए, बैठने के लिए। जी जी जी, नहीं बहुत क्योंकि जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ फ्रेंडली रहूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मतलब कोई बात मुझसे कहने में हिचकिचाए। हाँ, आई वांट टू लिव टुगेदर एज ए फ्रेंड। यस 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 यस, नहीं, तो वेरी वेरी स्वीट मैं जो फैमिली। आपका सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ सर, वो ये है कि हर हाल में, हर सिचुएशन में हाँ, बिंदास रहो। बस 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 बस, वही सोचता हूँ। बिल्कुल सही सही पकड़े हैं आप। तो इसलिए उम्र को अपने ऊपर हावी मत होने दो, है ना? एज इज जस्ट अ नंबर। वो तो सर एक जुमला था। हाँ, वो तो एज एक जुमला था सर, एज इज क्योंकि जस्ट ए नीचे नंबर। शिकायत भी हो जाएगी थोड़ी देर। ये तो देखो समय ये तो समय का पहिया है, ये एक बार चलना शुरू होता है तो ये रुकता नहीं है ना? तो ये तो दिन प्रतिदिन चल रहा है। चलिए, उपधारा 2 इसकी क्या कह रही है? 341 की उपधारा 2 कह रही है कि एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन एंड सब्जेक्ट टू एनी सच ऑर्डर, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 340 शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिवीजन। और ये कह रहा कि इस धारा के अधीन आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 340 के अधीन आदेश अंतिम होगा और उसका कोई पुनरीक्षण नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि 341 के अंदर जो ऑर्डर आ जाएगा दैट विल बी फाइनल। वो चाहे उसकी मतलब कि उसको 340 की एप्लीकेशन को अलाउ करने के संबंध में आ जाए, चाहे रिजेक्ट करने के संबंध में आ जाए, जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, उसका कोई रिवीजन लाई नहीं करेगा कहीं भी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। 340 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पावर टू ऑर्डर कोस्ट बता रहा है कि खर्चे का आदेश देने की शक्ति है। धारा 340 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए किए गए किसी आवेदन या धारा 341 के अधीन अपील के संबंध में कार्रवाई करने वाली किसी भी न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो न्याय संगत हो। भाई जो भी उसमें एक्सपेंसेस होंगे, जाहिर सी बात है, जो भी कार्रवाई होती है उसमें एक्सपेंसेस तो होते ही हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए कोर्ट को ये क्षमता है कि उसके न्याय संगत खर्चों के लिए वो आदेश कर सके, है ना? और 343 कह रहा प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। ये कह रहा जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। ये कह रहा मजिस्ट्रेट टू हुम अ कंप्लेंट इज मेड अंडर सेक्शन 340 और सेक्शन 341 शेल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर 15 proceed as far as may be to deal with the case and if it were instituted on a police report। ये कह रहा कि वह मजिस्ट्रेट जिससे कोई परिवाद धारा 340 या धारा 341 के अधीन किया जाता है, अध्याय 15 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ तक हो सके मामले में इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। है तो वो कंप्लेंट, लेकिन उसको कैसे डील किया जाएगा? जैसे कि मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया हो। इज दैट क्लियर? सर जब सेक्शन वो बिल्कुल चैप्टर को 15 में सारे वही है। हाँ, कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा बिल्कुल सेक्शन बिल्कुल 200 में बिल्कुल 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 परिवाद होगा। चलो सर जी। उपधारा 2 इसकी कह रहे हैं कि वेयर इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सच मैजिस्ट्रेट और ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट टू हुम द केस मे हैव बीन ट्रांसफर्ड that an appeal is pending against the decision arrived at in the judicial proceeding out of which the matter has arisen, he may, if he thinks fit, at any stage adjourn the hearing of the case until such appeal is decided। और ये कह रहा है कि जहाँ ऐसे मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के जिसे मामला अंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्रवाई में जिससे ये मामला उत्पन्न हुआ है, किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है, वहाँ वह यदि ठीक समझता है तो
मामले की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक ऐसी अपील विनिश्चित न हो जाए। क्या समझे भाई? किसी केस में मान लो सर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है, उस जजमेंट के मैं जजमेंट के खिलाफ अपील हो गई, हाँ और अपील होने जब तक डिसाइड नहीं होती तब तक वो उसको पोस्टपोन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 344 समरी प्रोसीजर बता रहा है फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। ये कह रहा है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। ये कह रहा है इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग a court of session or magistrate of the first class expresses an opinion to the effect that any witness appearing in such proceeding had knowingly or willfully given false evidence or had fabricated false evidence with the intention that such evidence should be used in such proceeding, it or he may, if satisfied that it is necessary and expedient in the interest of justice, that the witness should be tried summarily for giving or fabricating, as the case may be, false evidence, take cognizance of the offence, and may, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for such offence, try such offender summarily and sentence him to imprisonment for a term which may extend to 3 months or to fine which may extend to 500 rupees or with both। तो यहाँ 344 में जो मामला है वो समरीली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा यदि किसी गवाह के बारे में न्यायालय का या मजिस्ट्रेट का ये मत है, ये विचार है कि उसने जो है हमारे समक्ष आकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ठीक है, तो वैसी अवस्था में न्यायालय जो है वो संक्षिप्त विचारण करेगा, ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना आपके विरुद्ध जो है 344 की कार्रवाई की जाए। और 344 में जो है उसमें 3 माह तक की सज़ा का प्रावधान है और 500 रुपये तक की जुर्माने का प्रावधान है। सामान्यतः उसमें सज़ा ना करके 500 रुपये तक का जो है वो फाइन कर दिया जाता है। एक रूटीन प्रक्रिया है ना। तो मुश्किल से दो डेट नोटिस भाई नोटिस चार्ज हो गया, हाँ डिफेंस लिया ना, नोटिस में नोटिस तो उनको एविडेंस जो कोर्ट रिकॉर्ड है, नोटिस तो उन्हें जजमेंट में ही दे दिया जाता है ना। जी वहीं जजमेंट में एक लाइन खोल देते हैं कि फला फला गवाह को, वादी को या जिसको भी इस संबंध में जो है उनके खिलाफ वो ये एक्चुअली हाँ मिसलेनियस एक फाइल खुल जाती है उनकी, है ना, मिसलेनियस फाइल खुल जाती है। उसमें जजमेंट में एक से लाइन लिखे जाते हैं बिल्कुल कि आपको सो को नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ धारा 344 की कार्रवाई की जाए, संस्थित की जाए। उपधारा 2 कह रही है कि इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फॉलो एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समरी ट्रायल्स। समरी ट्रायल्स हमने किस धारा में पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है कल्पना? समरी ट्रायल 260 से 265 तक। और चैप्टर नंबर? चैप्टर नंबर यहाँ 21। हाँ चैप्टर नंबर 21 ध्यान रखिएगा, क्योंकि 21 के बाद 21A है प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर। हाँ तो सर हाँ आज क्लास सस्पेंड करने से पहले हम आपसे 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, स्वागत है आपका। इस धारा को निपटा लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इसकी उपधारा 3 कह रही है भाई 344 की, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 340 फॉर द ऑफेंस वेयर इट डज नॉट चूज टू प्रोसीड अंडर दिस सेक्शन। और ये कह रहा कि जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर नहीं होता है, वहां इस धारा की कोई बात अपराध के लिए धारा 340 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो 340 में प्रक्रिया संस्थित करे या 344 में करे, ठीक है। और उपधारा 4 कह रही है कि वेयर आफ्टर एनी एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर सब सेक्शन 1 इट इज मेड टू अपीयर टू द कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट और द फर्स्ट क्लास दैट an appeal or an application for revision has been preferred
or filed against the judgment or order in which the opinion referred to in that subsection has been expressed, it or he shall stay further proceedings of the trial until the disposal of the appeal or the application for revision, as the case may be, and thereupon the further proceedings of the trial shall abide by the results of the appeal or application for revision। ये कह रहा है जहां उपधारा 1 के अधीन किसी कार्रवाई के प्रारंभ किए जाने के पश्चात सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है, अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, वहां वह यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारण की कार्रवाइयों को रोक देगा और तब आगे विचारण की कार्रवाइयाँ अपील और पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों के अनुसार होंगी। तो यदि उसको चैलेंज किया गया है उसके निर्णय को, तो उस चैलेंज किए जाने तक उस मामले को जो है वो रोक दिया जाएगा उसकी कार्रवाई को। वही सेक्शन 341 की बात आ गई सारी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी अगली धारा 345 जो है वो अवमान के विषय में प्रक्रिया बता रहा है, कंटेम्प्ट के विषय में कैसे क्या प्रक्रिया होगी। 345 अवमान आप जानते हैं क्या होता है, कंटेम्प्ट। इज दैट क्लियर? जी सर। 346 बात कर रहा है किस बात की, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया क्या होगी। चलिए 347 48 इसमें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो 350 का नोटिस है ना। पुलिस वालों को डेली देता है पुलिस वालों को हमारे यहाँ सेशन जज साहब डेली देते हैं 50 रुपये फाइन करके। हाँ अब उसमें एक्चुअली ना ये फाइन जो है ना वो इनको बढ़ा देना चाहिए सही मायने में सर। एक्चुअली में फिर नौकरी का खतरा बना होता है ना, तो इसमें हमारे सामने जो मैटर है ना सर, डिस्ट्रिक्ट जज हमारे क्या करते हैं सेशन जज साहब कि भाई 174 की कार्रवाई करूं या 350 का नोटिस देके 50 रुपए फाइन दोगे। अब 174 की कार्रवाई में तो पर्चा दर्ज होगा क्योंकि कोर्ट का मानना आप लास्ट डेट पे क्यों नहीं आए उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो 50 रुपए का फाइन देना ही बेहतर समझते हैं। हाँ वो कहते हैं जी फाइन ले लो मेरे से, पर वो फाइन इतना निम्न है कि वो मतलब कि कोई हालांकि ऐसा संभव नहीं है, मतलब एक आउट ऑफ द कोर्ट मैं अक्सर बोलता हूँ, मैंने कहा इतना इतना निम्न फाइन 350 में कर रखा है कि कोई वो क्या ये भी कह सकता है लो जी 1000 रुपये जमा कर लो बाकी के 10 टाइम के भी काट लो है नहीं। हालांकि वो सर एक बात है, हाँ जो इनका एक्ट कहता है ना, जो इन नौकरी के लिए हाँ अगर किसी आदमी को हाँ जिसकी एक दिन की तनख्वाह मान लो 5000 रुपये मिलते, मान लो 50,000 रुपये मिलते हैं किसी को महीने के, और उसकी एक दिन की तनख्वाह सपोज करो 5,000 बनती है, अगर उसको 5,000 से ज्यादा फाइन लगा दिया जाता है तो वो उनकी नौकरी को अफेक्ट करेगा। वो उनकी सर्विस बुक पे चढ़ जाएगा जाके। जी सर। और अगर 3-4 बार अगर रेड लाइन हो गई तो आप ये समझ लो कि एक इंक्रीमेंट हो गया, उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए हमारे यहाँ हरियाणा में अभी भी पंजाब पुलिस एक्ट लाई होता है तो पुलिस वालों को ज्यादा परेशान करती है कोर्ट। तो पंजाब पुलिस एक्ट में ये कहा गया है कि माइनर पनिशमेंट इज ए मेजर पनिशमेंट, कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, यू आर ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप ही नेग्लेक्ट रहोगे, नेग्लिजेंसी करोगे, सही बात है, तो फिर क्या होगा? आम आदमी से क्या उम्मीद की जाएगी। बिल्कुल सर। मेरे फादर इन लॉ हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उनको अब तक तकरीबन एडिशनल एसपी बन लेना था, लेकिन 10 साल का इंक्रीमेंट इसी वजह से लगाया, ऑनेस्ट डाउटफुल का। तो मैंने वो केस पढ़ा वो केस पढ़ा खुद से। एक जितना मतलब एक साधारण व्यक्ति का दायित्व कम है, जितना कि आप जो लोक सेवक हैं, आप एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं जहाँ जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो यदि आप ही नेगलेक्ट हमें करोगे तो फिर आम आदमी से क्या उम्मीद की जाएगी, है ना। एक जो आपका वो है ना, एक उसमें अरे टॉर्ट में हम पढ़ते हैं कि एक शेर पालने वाले व्यक्ति का दायित्व एक कुत्ते पालने वाले व्यक्ति के दायित्व से अधिक होता है। जी,
लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट वाली बात होगी। है ना। तो उसका आप शेर पाल रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी भी तो ज़्यादा है। आप इतनी खतरनाक आइटम रखे हो अपने पास, वो किसी को भी बिल्कुल खा सर, जाएगा। बिल्कुल सर। कुत्ते के चांस कम है बनस्पत शेर के। शेर ज़्यादा जल्दी काटेगा, कुत्ता इतना हार्मफुल नहीं होगा, तो उसके लिए लाइबिलिटी कम है और आप शेर पालने वाले के लिए ज़्यादा है। ठीक है ना। इसलिए तो सर एमएससीडी सेक्शन में जो क्लेम केसेस होते हैं, जैसे किसी को 166 में डालना है, 163 ए में डालना है, या 164 में डालना है, तो क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट क्लेम जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, जो आपका 164 में आता है ना सर वो हाँ हाँ एमपी एक्ट में। हाँ, तो उसके साथ धारा 140 के धारा नो फॉल्ट। 140 हाँ, नो फॉल्ट। एमवी एक्ट इसीलिए लगाते हैं, लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। बिल्कुल आपकी वंस द ड्राइवर हैज चार्जशीटेड, तो प्राइमा फेसी यू आर लायबल। बस बस बस, उसमें आप नो फॉल्ट सर लायबिलिटी दे ही दो। जी, आप क्या डिस्कशन हम करना, आपसे हाँ बताइए क्या कहना था। हम ये डिस्कशन करना चाह रहे थे जी। कि हमारा लोकल एक्ट रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा जल्दी से। कल्पना, आपका एग्जाम कब का है? मेरा 4 और 5 नवंबर को। अच्छा, आपके सब्जेक्ट क्या क्या है? मेरे इसमें जेलों में, जी, इसमें सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है और इंटरप्रिटेशन है और प्लीडिंग ड्राफ्टिंग क्योंकि वगैरह है। हाँ, इतनी देखो, सर। हम तो ये चाहते हैं कि सर आपका एग्जाम सर पे है, तो चाहे हमारी सीआरपीसी तो चल रही है, हम ये चाहते हैं कि आपके वो तैयारी भी साथ में हो जाए। इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस। एक्चुअली वो इनका जेएलयू राजस्थान का है ना, राजस्थान। हमारा जो लोकल एक्ट है वो तो यूपी का लोकल एक्ट शुरू करेंगे हम लोग, है ना। जी, मैं भी लोग यूपी का ही पढ़ना चाहूंगा। हाँ, चूंकि एचजीएस अपकमिंग एचजीएस है यूपी में, है ना। और उसके लिए जो 6 सर लोकल उसका एक्ट। वैकेंसी का क्या रहा? किसका वैकेंसी का क्या रहा सर, जो 98 वैकेंसीज के लिए आपने पोस्ट डाली? अरे वो तो फेक थी यार, वो वैसे ही चल रहा है, अभी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो तो एक इस तरह की फेक न्यूज़ चलती रहती हैं। उसमें मैंने भी बाद में ध्यान दिया, मैंने सोचा हो सका नोटिफिकेशन हो गया हो, फिर हाई कोर्ट से ऐसी कोई सूचना मिली नहीं है, हाई कोर्ट साइट पर भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने उसे तब तो वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया उसको, लेकिन जब मैंने देखा कि उसमें तो हाई कोर्ट की भी जो है वो फ़ोटो जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट की लगी हुई है ना, तो वो दैट वाज एडिटेड मैटर। ऐसे ही मस्तियाँ लेने के लिए क्योंकि हम ये 98 वैकेंसी मैं आपको बताऊं सर, लास्ट नोटिफिकेशन जो हुआ था वो 98 वैकेंसी का ही था। वही जुगातू डेट बदल के उन्होंने बस उसको छाप छूप के अपना सर्कुलेट कर दिया। जी। अच्छा अच्छा। तो अभी नोटिफिकेशन एक्चुअली हम ये चाहते हैं सर, क्योंकि हम आपकी सरपरस्ती में बड़ी शिद्दत के साथ एग्जाम देना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल, आप दीजिए, आपका स्वागत है। देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो 1 घंटा आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना मैं, आप ये समझ लो, जिस टाइम सीआरपीसी आप कंप्लीट करोगे, मैं चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, जिस टाइम आप सीआरपीसी कंप्लीट कर देंगे उस टाइम हम, कल्पना जी, एक दिन सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे मोटे मोटे तौर पे। हाँ, इसको बिल्कुल आप पूछेंगे और सब लोग जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इट विल मतलब एक तरह से रिफ्रेशर हो जाएगा इसका, है ना। उसमें सर ये हो जाएगा कि सर ने फला सेक्शन फला चैप्टर में पढ़ाया था, हाँ। उसमें सर ने ये पूछा था, नहीं, मोटी मोटी बात ये है, वैसे तो और उसकी उस सेक्शन की मैन ऑथेंटिसिटी है। बीच बीच में मैं रिफ्रेश कराता रहता हूँ, बीच बीच में मैं पिछले चैप्टर, पिछली धाराएं, वो मेरी जो एक्सरसाइज है वो इसीलिए कराता हूँ आप लोगों की, कि भाई आप लोग थोड़ा सा विजिलेंट रहें और ये डिस्कसन किया हुआ याद रहता है ना। बिल्कुल सर, एक्चुअली में हम इस गाड़ी में बीच में बैठे हैं ना, कोई नहीं, ये तो एक सफर बीच से शुरू हुआ है, ये तो एक रिवॉल्यूशन जो होता है ना, उसको जो झूला होता है एक, वो घूमने वाली सतत प्रक्रिया है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हमारे कोचिंग्स चलते हैं, लॉ से संबंधित जो कोचिंग चलते हैं, उनमें कभी भी फ्रेश बैच स्टार्ट नहीं होता है मुलाजिम। उसमें आप जहाँ से एंट्री करोगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद के लिए कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इसमें वही मैं इस गाड़ी में बीच से बैठा हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप कोचिंग संस्थान जो ये आपके
सिविल सर्विस वाले हैं उनका तो पैटर्न अलग होता है ना। बाकी जो हमारे लॉ से रिलेटेड जितने कोचिंग संस्थान हैं, चाहे वो राहुल IAS हो, चाहे वो जितने भी और वहाँ हैं दुनिया भर के खुले हुए हैं अब तो उसमें आप जहाँ भी एंटर करोगे, आप जिस सब्जेक्ट के जहाँ से एंटर कर रहे हो वहीं से आप एग्जिट करोगे कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद। एक पूरा सर्कल घूमता है ना। बिल्कुल सर। एक्चुअली में देखो सर क्या है कि राहुल और एम्बिशंस कुछ नहीं है। मैंने एक्चुअली में सर देखो, किसी बात को बताने में किसी भी इंसान को शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं एक बहुत गरीब बाप का बेटा रहा हूँ, बट अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। थैंक गॉड आई हैव एवरीथिंग। तो जिंदगी के लिए चाहिए होता है, सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, और ऐसा भी नहीं अच्छा घर है बड़ा, अगर 100 लोग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं है कहीं। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि मैंने सर बहुत धक्के खाए हैं लाइफ में। मैंने राहुल्स को जाके एक बार देखा है, एम्बिशंस को एक बार जाके देखा है। मैं भी मैंने क्लासरूम्स देखे हैं, मैं भी राहुल में मैं ये कहता हूँ, हाँ, मैंने भी राहुल ज्वाइन किया है। राहुल से मैंने पूरा कोर्स किया है राहुल के यहाँ से 2009-10 में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल समझो ये पढ़ रहे हैं ना आपके साथ में, उसके सामने राहुल फेल है। 400 लोगों की क्लास होती है, माइक्स होते हैं, कई बार माइक्स क्या होते हैं उनमें डबल आवाज आती है, कुछ नहीं, और मतलब हेजिटेशन के साथ में कोई भी लड़का पूछ नहीं सकता व्हाट इज दिस। हम लोग तो पूछ भी लेते थे वहाँ, हमारे टाइम में तो हम लोग तो थे इतने शरारती कि हम तो सवाल कर लेते थे राहुल सर से। बाकी हमारे बाद वहाँ ये पर्ची सिस्टम चल पड़ा था कि किसी को अगर कोई क्वेरी है तो आप लिख के भिजवाइए और ये देखा जाएगा कि क्वेरी आंसर देने लायक है कि नहीं है। तो बताओ सर, ये कोई बात होती है? अब आप एक बात बताइए, हम 2 वकील किसी मुकदमे में पैरवी करते हैं और जज साहब को वन ऑफ देम किसी की बात को मानना है। सही बात है। सपोज करो कोई बात आपके फेवर में हो गई, चाहे वो गलत है चाहे सही है, जज साहब ने कर दिया, मैं अपील में गया, अपील में भी हमारी अपील डिसमिस हो जाती है, आपकी बात लग जाती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो बात जाती है। मतलब इट विल बी ए लॉ फॉर फर्दर टाइम, क्योंकि कानून कौन बनाता है? कानून हम बनाते हैं। बिल्कुल। जब 2 वकील किसी बात को डिस्कस कर, जहां बुक साइलेंट होती है, जहां कोई स्पेशल एक्ट नहीं होता, CR किसी में प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल वही तो वहां क्या होता है, वहां नैसर्गिक न्याय को ध्यान में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को देखते हुए जो ऑर्डर पारित किया जाता है, दैट विल बी ए लॉ। बस वही तो है। देखिए हमारा आपसे हर पॉइंट पे, हर मुद्दे पे कानून नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कोर्ट में जो है वो इनहेरेंट पावर निहित है। तो इनहेरेंट पावर क्यों दी है? इसीलिए तो हाँ, है ना जी सर, क्योंकि लॉ की जो व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन की जो लॉ का जो इंटरप्रिटेशन करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए तो उनका जो दिया हुआ आदेश कानून बनता है आगे के लिए। तो सर हमारी एक रिक्वेस्ट ये रहे कि हमें लोकल एक्ट के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हम उसको थोड़ा स्पीडली भी पढ़ना चाहेंगे। जी। और आपसे, जैसा हमारे यहाँ सिविल जो केसेस होते हैं, हमारे यहाँ दीवानी के जितने भी मुकदमे होते हैं हमारे यहाँ सिविल कोर्ट्स में होते हैं, और आपके वहाँ मेरे हिसाब से रेवेन्यू कोर्ट में होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी रेवेन्यू कोर्ट अलग है, सिविल कोर्ट अलग है, क्रिमिनल कोर्ट अलग है, सब जगह अलग अलग हिसाब है। रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन कौन सवाल जाते हैं सर? रेवेन्यू कोर्ट में तो हमारे यहाँ ये जो जमीन संबंधी, ये तुम्हारे चकबंदी संबंधी, इस टाइप के मामले रेवेन्यू कोर्ट देखती है। रेवेन्यू कोर्ट तो स्टेट ही के जो अधिकारी बैठे हैं वहाँ, है ना। तो सिविल कोर्ट अलग है, उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा। मैं ये चाहूंगा सर, देखो मैं आपके साथ, मतलब ये तो एक्सेप्शनली हो सकता है कि भाई दी में कहीं सफर में है या कहीं बाहर गए हुए हैं किसी प्रोग्राम में। सही बात है, वो तो हमारे साथ भी है, सुख दुख सबके साथ है, आना जाना सबके साथ है। बिल्कुल सर, लेकिन मैं ये क्लास, मतलब आई वांट टू नेवर मिस दिस क्लास। चलिए, मतलब मैं ये कहूंगा इट विल बी एडवांटेज फॉर मी। मैं तो अपने से लेता हूँ, दूसरे से नहीं लेता। सही बात है, एडवांटेज फॉर मी। सही बात है। मतलब देयर इज अ गोल्डन चांस टू डिस्कस द मैटर। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और कल्पना जी, मेरी आपसे अपनी लाइफ का पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में तरक्की करनी है तो हेजिटेशन दूर करना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी बात का गलत जवाब भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, उसको निसंदेह पूछो। वो तो हो चुका है। कल्पना हेजिटेट नहीं करती है अब जवाब देने में।
शुरू में करती थी? इतना शुरू में ज्यादा। शुरू में तो ये बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर जेल एग्जाम। हाँ चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभकामनाएं, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर।